कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 8 के बारे में। फाइनली सीजन फिनाले हमारे हाथ में है और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी लीक हो चुका था इंटरनेट पे और लोग खुश नहीं थे। ऑफ कोर्स सीजन 2 से हमने काफी एक्सपेक्टेशंस रखी थी और अब तक उसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था, लेकिन एंड में जाकर उसने डुबकी मार दी। हालांकि मेरा काम एक्सप्लेनेशन करना है तो मैं वही करूंगा, रिव्यू बॉम्बिंग किसी और के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपने मेरे बनाए इससे पहले के हाउस ऑफ ड्रैगन से जुड़े वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करें और गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से जुड़े दूसरे वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल पे जाएं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 8 का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. इंट्रो के अंदर न्यू चेंजेस ऐड हो चुके हैं। हमें शुरुआत में दिखाया गया वेगर जो अकेला था ग्रीन्स के साइड पे और उसके सामने सारे ब्लैक्स के ड्रैगन्स मौजूद थे। वेगार अकेला है ब्लैक्स के सामने जिनके पास 6 ड्रैगन्स हैं, साइरैक्स, वर्मिथॉस, सिल्वरविंग, अरैक्सिस, क्रैक्सिस और मूनडांसर। सीजन फिनाले की शुरुआत होती है एसोस में। हम देखते हैं 3 लीडर्स को जो बिलोंग करते हैं फ्री सिटीज से, टायरोश, लीश और मर, जिसे सिस्टर सिटीज का भी नाम दिया गया है। अगर आप बुक फैंस हैं तो समझ जाएंगे कि कौन कहां से बिलोंग करता है। यहाँ पर किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये बंदा जो है वो लीस से है क्योंकि उसके पास टारगैरियन टाइप ब्लॉन्ड हेयर थे। बैक इन द डे ये लोग वलेरियंस के सबसे क्लोज डिसेंडेंट थे क्योंकि ये एक वलेरियन कॉलोनी थी। यहाँ पर स्मॉल फोक्स के भी इसी तरीके से ब्लॉन्ड हेयर देखने मिलते हैं। आई होप जो हमें फ्यूचर में दिखाया जाए। ये दूसरा बंदा है टायरोस से क्योंकि वो लोग काफी फैशनेबल है। आप उन्हें वेस्ट्रोस का फ्रेंच कह सकते हैं जिन्हें फैशन की बहुत ज्यादा कदर है। ये दोनों पता चल गए, मींस ये थर्ड वाला ऑफ कोर्स मेयर से है और ये लोग ज्यादा डिपेंडेंट है ट्रेड और स्पाइसेस पर, इसीलिए इसका एटीट्यूड आपको सबसे अलग दिखेगा। टाइलैंड ट्राई करता है कि काफी चीप में ये लोग उनकी साइड आ जाए ताकि वो लोग कॉलेज के ब्लॉकेड का कुछ कर सके। वो बेसिकली उसे काफी परेशान करते हैं, पर ये डिक्लेयर होता है कि अगर स्टेपस्टोन उन्हें दे दिए जाए तो वो ऑफ कोर्स 90 शिप्स उनके हवाले करेंगे। स्टेपस्टोन्स पर वॉर एक्चुअली वसेरियस के टाइम के पहले से चल रही है। उसे डिस्प्यूटेड लैंड के रूप में जाना जाता था। अगर वो लोग स्टेपस्टोन्स को अपने साइड कर लेते हैं तो वहां से निकलने वाले सारे शिप्स पर अपना कंट्रोल जमा लेंगे, जो वेस्ट्रोस के लिए सही नहीं होगा। फिर भी देखा जाए तो ये वॉर जीतना काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टाइलैंड लैनिस्टर एग्री कर लेता है। वो लोग इसके बदले फ्लीट भेजेंगे 90 शिप्स का, उनके बेस्ट कमांडर इंचार्ज शाकोरा लोहार के साथ। आई नो नेम थोड़ा वियर्ड है, बुक के अंदर ये बंदा एक्चुअली में मेल रोल था, लेकिन यहाँ उसे लड़की का रोल दिया गया है जो ब्रिटिश यूट्यूबर एबिगेल थ्रोन थी। वो देखा जाए तो पहले मानती नहीं है क्योंकि वो किसी ऐसे आदमी के साथ सेल नहीं करेगी जो उसे हरा नहीं सकता। टाइलैंड और उसने मड फाइटिंग की और एट द एंड ऑफ द डे टाइलैंड ने उसे इम्प्रेस कर दिया, तो हाँ वो इम्प्रेस होकर मान जाती है। तुमको बुलाऊं ये पलके बिछाऊं। एक और रिक्वेस्ट रखी जाती है कि टाइलैंड लोहार की बहुत सारी बीवियों में से एक को प्रेग्नेंट करेगा, जो मेरे ख्याल से विन विन सिचुएशन थी। वेगार और एमंड मिलकर जला देते हैं शार्प पॉइंट को जो यहाँ पर पड़ता है। ये डायरेक्टली क्राउन लैंड्स के अंदर आता है, यानी कि लॉयलिस्ट है रेनिरा के, जो ड्रैगन स्टोन से कंट्रोल करती है। आपने देखा होगा रेनिरा की मेड एलिंडा मेसी को, ये उसका होम टाउन है और हमने इसे बहुत बार सीरीज में देखा था एज अ इम्पोर्टेंट रोल। यहाँ किंग्स लैंडिंग में एगॉन बात करता है मिस्टर ओरवेल से और बताता है कि वो एक अच्छे आदमी है जो रियल है। ये बंदा कहीं इंटरफियर नहीं करता, ना ही किसी के पर्सनल मैटर में, ना ही पॉलिटिक्स में। उसका काम बस उतना ही है जितना वो करना चाहता है। सच ए नोबल डूड। लेकिन फिर आता है लैरिस जो नॉट सच ए नोबल डूड है क्योंकि वो प्रिंस एमंड के बारे में जहर घोलना शुरू करता है एगॉन के साइड से। वो बताता है कि प्रिंस एमंड उसे मार देगा और किंग्स लैंडिंग में उन्हें ज्यादा टाइम रहना सेफ नहीं होगा, इसलिए वो एगॉन को कहीं दूर ले जाना चाहता है। यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस की कि एगॉन को लगता है कि उसका ड्रैगन एक्चुअली में मर चुका है, जो सही नहीं है। स्काई पपी अभी भी जिंदा है। एक और रेवलेशन ये हुआ कि एगॉन का नुन्नू जलकर खाक हो गया, जो सैड सीन था। उसका ये हाल उसके फादर जैसा ही हुआ, जो कभी मंजूर उसे नहीं था, लेकिन क्या करे। अब देखा जाए तो उसके रूल का अंत आ चुका है क्योंकि वो कोई मेल एयर प्रोड्यूस नहीं कर सकता।
उन्होंने खुद ही कहा था कि कोई औरत रूल नहीं करेगी 7 किंगडम्स को, मतलब उसकी डॉटर रूल नहीं कर सकती। हालांकि ऐसी कंडीशन के बाद भी वो काफी पावरफुल है एंड चाहता है कि उसका थ्रोन प्रोटेक्ट हो सके। लैरिस उसे सजेस्ट करता है नाम जो हिस्ट्री उसे याद रखेगी, और देखा जाए तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हिस्ट्री कैसे याद करेगी। एपिसोड 1 से ही वो ग्लोरी हासिल करना चाहता था और इसीलिए उसे बहुत सारे नेम्स वो सजेस्ट करता है, लेकिन वो चूज करता है रेलम्स डिलाइट। ये चीज एक्चुअली रेनिरा के लिए यूज की जाती थी। स्मॉल फोक्स, इवन लॉर्ड्स और उसके फादर द किंग भी इसी तरीके से उसे याद रखते थे। हमने इसे सीजन 1 में भी देखा था क्योंकि रेनिरा को रेलम ऑफ डिलाइट के नाम से ही जाना जाता था। जैसे मैंने पहले बताया, मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ इस सीरीज के फिनाले के साथ। हमें यहाँ पर ज्यादा शॉकिंग रेवलेशन देखने नहीं मिले। इमेजिन करो यहाँ पर हमें कुछ नया देखने मिल जाए या फिर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। रेनिया इस पूरे एपिसोड में ड्रैगन क्लेम करने के लिए ट्राई करती है और वो भागती रहती है शीप स्टीलर के पीछे। एंड में हमें जरूर ये ड्रैगन दिखाई देता है जो काफी भद्दा था। ऑफ कोर्स ये बुक्स से काफी एक्यूरेट है क्योंकि बुक्स में भी वो भद्दा था। अगर उसे टेम करता भी दिखाया जाता तो भी अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर वो सीधा नेक्स्ट सीजन के लिए डिले हो गया, मतलब 2 साल। रियली ये लोग इससे बेटर कर सकते थे ऐसा लग रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। उल्फ द वाइट काफी रूडली बिहेव करता है सबके साथ इन ड्रैगन स्टोन। सामने उसके हैं यू हैमर जो काफी बढ़िया वेल मैनर्ड इंसान है, लेकिन उल्फ एकदम चमन है, आउट ऑफ कैरेक्टर पर्सनालिटी। वो रूडली बिहेव करता है जेस के सामने क्योंकि वो सब जानते हैं, इट्स अ कॉमन नॉलेज कि वो एक बास्टर्ड है। हालांकि जेस भी रूड बिहेवियर कहता है और वो कुछ सुनता नहीं है, जो काफी ऑसम था। मे बी इसी राइवलरी के कारण फ्यूचर में जो होगा वो देखने लायक होगा, लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से ये ठीक था। रेनिरा आई हुई है ड्रिफ्ट मार्क, जहां पर ऑफ कोर्स कॉलिस रेडी कर रहा है फ्लीट को, जो ये लोग नेक्स्ट सीजन अटैक के लिए यूज करेंगे। अभी के लिए वो अपने शिप का नाम चेंज करके रखता है क्वीन हु नेवर वाज आफ्टर हिज वाइफ। रियली में यहाँ पर वो मेंशन करता है कि अब वो खुद की ग्लोरी के लिए नहीं कुछ करेगा, वो अपनी वाइफ के लिए सब करेगा, जो एकदम सही था। अगर आप बुक लवर्स होंगे तो आपको बहुत कुछ मालूम होगा इसके बारे में, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कॉर्लिस के बारे में। वो दुनिया के सबसे बेस्ट शिप कैप्टन्स में से एक है। आप इसे वेस्टरोस का जैक स्पैरो भी कह सकते हो। उसने 9 वॉयजेस किए, सबसे पावरफुल, जिसमें उसने पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल किया। उसने कई ऐसी चीजें भी खोज निकाली जो आज तक वेस्टरोस में किसी ने नहीं देखी थी। कॉर्लिस की लाइफ पर एक शो बनने की बात चल रही है, जो मेरे ख्याल से हमें थोड़े ही टाइम में देखने मिल सकता है। अभी के लिए अगर एक न्यू शो की बात करूं तो डंकन टॉल पर एक सीरीज आने वाली है, जिसका फर्स्ट प्रोमो मुझे देखने मिला। ये सीरीज काफी सही साबित होगी अगर इसे बढ़िया राइटिंग से बनाया जाए तो। वापस आते हैं स्टोरी पे, तो यहाँ पर कॉर्लिस दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है। वो बात करता है एलन से और ट्राई करता है कि वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिखाए हल पर, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो नहीं चाहता रूल करना। ये बंदा एकदम रियली जॉन स्नो की तरह है, उसे नहीं चाहिए। I don't want it. I told you I don't want it. I never wanted a crown. अब देखा जाए तो वो सही भी है। उसके फादर ने उसकी साइड कभी भी नहीं ली। देखा जाए तो वो भूखे प्यासे ठंड में फिश सेल करते थे। उनके फादर फर्स से बने कपड़े पहनकर मार्केट से मिठाई लेने जाते थे और अपने एयर के साथ, जो काफी डिमीनिंग था। आई मीन जॉन भी एक बास्टर्ड कंसिडर किया गया है फॉर द लॉन्ग टाइम ऑफ शो, लेकिन उसका ये हाल नहीं था। वो लॉर्ड के साथ रहता था और उसे काफी बढ़िया तरीके से संभाला गया है दूसरे स्टार्क किड्स के साथ, जो बहुत सही है। कॉर्लिस ने अपने किड्स को एकदम इग्नोर कर दिया और जब उसके कोई भी ट्रू बॉर्न किड्स अलाइव नहीं थे तो उसने अपने बास्टर्ड्स के पास जाना सही समझा, जो एक प्रॉब्लमैटिक थिंग थी। यहाँ रेनिरा के साथ बात करते कॉलिस बताता है कि ब्लॉकेड को फाइट करने के लिए वो लोग खुद जाएंगे और सामने लैनिस्टर्स हुए या फिर ग्रेजॉय फर्क नहीं पड़ता। ये एक्चुअली में एक बड़ी हिंट थी कि ग्रेजॉयज ने अभी भी अपनी साइड सेलेक्ट नहीं की है। वो किसे चूज करेंगे वो किसी को भी मालूम नहीं है, इसीलिए सब लोग प्रिपेयर्ड है उनके शिप्स को देखने के लिए। एक छोटा सा स्पॉइलर मैं दे देता हूँ क्योंकि अब इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें 2 साल के लिए वेट करना है। तो ऑफकोर्स वो लोग ब्लैक्स की साइड लेंगे और अटैक करेंगे लैंडस्पोर्ट पर। अगर आपको मालूम नहीं है कि कौन से हाउसेस किस साइड होंगे तो मैंने उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसे देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। रियली में एलाइज और एनिमीज कौन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि इंडिया का एलाय कौन है। अगर आपने बोला अमेरिका तो ऑफकोर्स आप चूतिया हो, लेकिन यहाँ बात हो रही है रशिया की। उसने हमेशा हमारा साथ दिया है, बड़ी से बड़ी वॉर में उसने पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट जाना हमारे लिए सही समझा। आई गेस दिस इज द साइन ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप। मैं उनके बारे
बारे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी तरफ से एक बढ़िया ऑफर आया है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ऑफ कोर्स अगर आप देश के बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं तो रशिया आपके लिए बेस्ट प्लेस साबित होगा। इट्स चीपर, इट्स बेटर देन अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पर आप रियली सेफ फील नहीं करेंगे। वहाँ पर काफी रेसिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। दे आर द बिगेस्ट एलाय ऑफ दिस कंट्री। वहाँ पर आप इवन वॉर के टाइम में भी सबसे सिक्योर और सेफ रहोगे। रशिया की स्मॉलेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी आपको वेलकम करना चाहती है, जिसका फाउंडेशन वर्ल्ड वॉर 2 के भी पहले हुआ था। ये यूनिवर्सिटी आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देगी और मेडिकल साइंस विद मोर प्रैक्टिकल नॉलेज देन एनीवन कैन प्रोवाइड। वैसे भी यहाँ पर नीट वाला लफड़ा चालू है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर क्लियरली आपको एजुकेशन लोन मिल सकती है और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी विद ग्रेट फैसिलिटीज। मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आपको पासपोर्ट जरूर चाहिए होगा एप्लीकेशन डालने के लिए, लेकिन चेकआउट करना मत भूलना। वापस आते हैं स्टोरी पर। सर अल्फ्रेड ब्लूम को भेजा गया था हैरनहॉल और वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर डेमन से वो बात करते हैं और उसे कन्विंस करने की ट्राई करते हैं कि वो पावर अपने हाथ में ले ले। ये काइंड ऑफ ट्रीजन जैसा होगा, लेकिन बहुत सारे लॉर्ड उसकी साइड लेंगे अगर वो ऐसा करता है और वॉर जीतने के लिए ये काफी जरूरी है। रैनेरा देखा जाए तो काफी अच्छी रूलर साबित होगी, लेकिन उसे लड़ना नहीं आता और इसीलिए सब वियर्ड साबित हो रहा है। डेमन काइंड ऑफ ये अच्छी तरीके से जानता, हालांकि सर साइमन इससे अग्री नहीं करते। काफी अच्छी तरीके से ये जानते हैं और वो ऑनरेबल इंसान है, इसीलिए वो रेवन भेजते हैं ड्रैगन स्टोन अबाउट होल इश्यू। एमंड बात करता है हेलेना से और वो काफी एंग्री है क्योंकि ब्लैक्स के पास ज्यादा ड्रैगन्स हैं। मींस भले ही पहले 2 ड्रैगन्स के साथ एमंड अकेला भिड़ जाता था, लेकिन यहाँ उसे कंप्लीट दिक्कत होने वाली है अगर ब्लैक्स ने अपने 6 ड्रैगन्स के साथ स्ट्राइक कर दी तो। वो चाहता है कि ड्रीम फायर का यूज किया जाए जो पावरफुल ड्रैगन है और उसकी राइडर है हेलेना, लेकिन वो अग्री नहीं करती। वो काफी स्वीटेस्ट पर्सनालिटी है, इसलिए वो नहीं चाहती किसी को हर्ट करना। एलिसेंट के सभी किड्स एक तरीके से पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किए गए हैं, इसीलिए ये एगॉन एक ड्रंकार्ड किंग है जिसे किसी चीज का नॉलेज नहीं था। एम्बर्ड एक पावर हंग्री आइडिया वाला इंसान है जिसे बस रूल करना है 7 किंगडम्स को। इन सब से हेलेना काफी अलग है क्योंकि उसने कभी भी इस पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लिया। वो काफी इनोसेंट और स्वीट है और इसीलिए एलिसेंट चाहती है कि उसे वॉर में इन्वॉल्व ना किया जाए। क्रिस्टन कोल यहाँ पर एकदम पर्वतगिरी कर रहा था। Now I want more. ग्वेंथ हाईटावर को ऑफ कोर्स ये पसंद नहीं आता क्योंकि वो एलिसेंट का ब्रदर है, लेकिन इस पॉइंट पर क्रिस्टन को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा। वो रियली में डेथ विश डिमांड करता है। वैसे ग्वेंथ कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अगर वो कोई एक्शन लेगा तो ये चीज पब्लिक हो जाएगी कि क्रिस्टन कोल और क्वीन लगे हुए थे। वो इसे काइंड ऑफ नजरअंदाज कर देता है और उनकी आर्मी जा रही है हैरनहॉल की तरफ। क्वीन डिनर के लिए बुलाती है सारे ड्रैगन राइडर्स को जो यहाँ पर मौजूद थे। उल्फ जरा भी मैनर्स नहीं रखता। इवन आफ्टर रैनेरा के कहने पर उन्हें एक्चुअली में लॉर्डशिप देने की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें नाइट्स बनाने की बात चल रही है। प्लस देखा जाए तो उन्हें अटैक करने में थोड़ा हेजिटेशन होगा क्योंकि वो इनोसेंट सिविलियंस को मारना नहीं चाहते। अगर आप दूसरों को कंपैरिजन में ले तो वो सारे सोल्जर्स थे, ये लोग सोल्जर्स नहीं है। यहाँ मेस्टर डेमन वाली न्यूज लेके आते हैं और रैनेरा फ्लाई करती है हैरनहॉल के लिए विद एडम ऑफ हल। रात को एलिस लेके आती है डेमन को इन गॉड्सवुड और यहाँ फाइनली हमें ये चीज दिखाई देती है जो काफी स्कैरी थी। अब मैंने काफी रिसर्च किया है इसके बारे में, लेकिन ये काफी मिस्टीरियस है। इसके बारे में किसी भी कैनन मटेरियल में मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ फैन सोर्सेज के हिसाब से ये बंदा एक्चुअल में एक एलाय था चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट का, जिसे हमने पहले भी गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एलिस के रिगार्डिंग कोई भी प्री जजमेंट मत देना। बुक्स में भले ही कुछ भी लिखा हो, लेकिन यहाँ पर हम रियल स्टोरी पर फोकस करने वाले हैं, इसीलिए ये काफी अलग होगा। जो बात कंप्लीटली सच साबित हुई, एलिस रिवर्स काम करती है चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। वो डेमन के सारे डाउट्स क्लियर करती है, उसके भाई के साथ रहे प्रॉब्लम्स, इवन उसके मॉमी इश्यूज को भी। वो फाइनली देखता है 3-eyed रेवन, आर्मी ऑफ व्हाइट वॉकर्स। ये काइंड ऑफ सेम था जैसे ब्रांड वैग करता था और अपने वुल्फ के अंदर जाता था। वो लोग एक रेड कॉमेट को देखते हैं जिसे हमने सीजन 1 में देखा था इन गेम ऑफ थ्रोन्स। वाइल्डिंग ओशा ने इसे देखकर एक प्रेडिक्शन किया था जो काफी सही साबित हुआ। The comet means one thing, boy. Dragons.
हमें दिखाई देती है डेनारियस टारगैरियन, स्ट्रॉम्बॉर्न और उसके न्यूली हैच ड्रैगन्स। यहाँ पर वो रेनेरा को भी आयरन थ्रोन पर देखता है और साथ में हेलेना को भी, जो इस एपिसोड में बस स्पॉइलर पे स्पॉइलर फेंक रही है। एमंड बात करता है हेलेना से और वो वियर्डली खड़ी थी बालकनी पर, लेकिन वो काफी क्लियर थी अपने स्टैंड को लेकर कि वो किसी को भी हार्म नहीं करेगी। अगर एमंड चाहे तो उसे जला सकता है। एमंड ने एक्चुअली में यहाँ पर कनेक्शन बनाने की ट्राई की थी, लेकिन ये नहीं हुआ। उसने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया कि एमंड की डेथ कैसे होगी। ये एक्चुअली में फ्यूचर इवेंट है। नेक्स्ट शॉट होता है हैरन हॉल का, जो काफी इंपॉर्टेंटली दिखाया गया है। एक्चुअली में ये बहुत ही सही पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर एमंड की डेथ की बात हो रही थी और फिर हमें सीधा हैरन हॉल की गॉड्स आई दिखाई गई। दो ड्रैगन सी स्मोक और सायरेक्स पहुंचते हैं हैरन हॉल और क्राक्सिस उन्हें देखकर काफी खुश है। जैसे मैंने पहले कहा, वो भी चिल्ला रहा है क्राई फॉर द हेल्प, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। साइमन सारी इन्फो पास करता है, जिसके बाद रेनेरा एंट्री लेती है कासल में। ये फर्स्ट एपिसोड के एकदम ऑपोजिट है। फर्स्ट एपिसोड में जेहेरिस ने उस साइड बैठकर डिसीजन दिया था और पूरा सजेशन लॉर्ड्स ने प्रोवाइड किया था, जबकि यहाँ पर रेनेरा खुद सजेशन देगी और लॉर्ड्स सब सुनेंगे। ये काफी एक सिनेमैटिक सिंबोलिज्म था जो हमें समझ नहीं आएगा, तो मैं छोड़ ही देता हूँ। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि कोई उसे रिस्पेक्ट नहीं देता, लेकिन डेमन की एंट्री पर सब लोग हिलबिला जाते हैं। वो अपने ड्रीम्स के बारे में बात करता है, प्लस वो फेमस स्टार्क लाइन बोलता है, विंटर इज कमिंग, जिससे वो मान जाती है और बाद में वो नी बैंड करता है। अपने प्रिंस को झुकते देख सभी लोग नी बैंड करते हैं और एक बहुत ही बढ़िया सीन दिखाया जाता है। वर्मिथोर और सिल्वरविंग की प्रैक्टिस चालू है अपकमिंग बैटल्स के लिए। वॉर कैसे टर्न आउट लेगी उसके रिगार्डिंग रेनेरा काफी कंफ्यूज्ड है, लेकिन तभी उससे मिलने आती है एलिसेंट। यस, ये एकदम सेम है जैसे रेनेरा ने उसे सरप्राइज दिया था। अब यहाँ पर हमें दूसरी साइड ऐसा ही देखने मिला। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि हमारे लिए वो जरूर एक गंदी बंदी है, लेकिन उसके हिसाब से उसे मैनिपुलेट किया गया था। रियली में उसी के कारण ये सारा चूतियापा शुरू हुआ, लेकिन उसे पावर से निकाल दिया गया और इसीलिए अब वो ये बकचोदी करने यहाँ पर आई है। वो चाहती है कि रेनेरा सिटी टेक ओवर कर ले, लेकिन उसके किड्स को कुछ ना हो, जो काफी इम्पॉसिबल है। एक चीज तो सब जानते हैं कि अगर रेनेरा को पावर में आना है तो उसे एगॉन को बिहेड करना होगा, क्योंकि उसका कोरोनेशन एक बार हो चुका है। एलिसेंट एक लॉन्ग पॉज के बाद ये अग्री करती है और इस डील के साथ वो रिटर्न होती है। जब एमंड वॉर में लैनिस्टर्स का सपोर्ट करने जाएगा तब वो स्ट्राइक करेगी और ब्लैक्स एंड ग्रीन्स के सपोर्ट के साथ वो लोग सिटी को आराम से खींच लेंगे। यहाँ पर एक मोन्टाज शुरू होता है जो एंडिंग थीम था इस पूरी सीरीज का। हमें दिखाई देते हैं ड्रैगन राइडर्स, जिसे रेडी किया जा रहा है फाइट के लिए। एडम हॉफ हल्का आर्मर शेल्स के शेप का है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सी को रिप्रेजेंट करता था। यू का आर्मर एक चेन मेल है जो उसके बैकग्राउंड को दिखाता है एज अ ब्लैकस्मिथ, और उल्फ का आर्मर एक तरीके से रेड वेलवेट है, जिसका कॉल पहले भी आया था। You and I, cut from the same cloth. इसका मीनिंग वो दोनों एक ही कपड़े में से निकले हैं और ये काइंड ऑफ अपने आप को ड्रैगन लॉर्ड के रूप में देखता है, जो आगे मेरे ख्याल से बुरा साबित होगा। शिप स्टीलर को फाइंड करती है रैनिया और 3 बड़े होस्ट दिखाई देते हैं। मैंने एक्चुअली में लास्ट वीडियो में थोड़ी मिस्टेक्स कर दी थी, मैं उसे यहाँ पर सुधारने की ट्राई करता हूँ। सबसे पहला होस्ट था ग्रीन्स का हाई टावर, जिसे लीड कर रहे हैं हॉबर्ट हाई टावर, लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन। उन्हीं की आर्मी के साथ ड्रैगन राइड कर रहा है डेरॉन टारगैरियन, जो हमें नेक्स्ट सीजन में दिखाई देगा। ट्राइडेंट के पास द ट्विंस पर फर्स्ट आर्मी आ चुकी है ब्लैक्स की, जिसमें स्टार्क्स की ग्रे बियर्ड मौजूद है। ये एक्चुअली में रिवलॉर्ड्स के साथ थर्ड आर्मी बनेगी, क्योंकि एक और आर्मी उनके सपोर्ट में आने वाली है। लैनिस्टर होस्ट पहुंच चुका है रेड फोक, जो ट्राइडेंट के पास पड़ता है, और आप यहां से हैरन हॉल को देख सकते हो, जहां पर इस पूरे सीजन डेमन ने गांजा फूका है। देखा जाए तो ये वर्थ इट था, क्योंकि उन्हें रिवरलैंड की सबसे बड़ी होस्ट वाली आर्मी मिल चुकी है विद द पावर ऑफ रिवरलॉर्ड्स। प्रायर की मार्च कर रही है अपने 90 शिप्स के साथ और टायलन लैनिस्टर उनके साथ हैं। कॉलिस और उसका सन भी मार्च करते हैं अपने शिप क्वीन हु नेवर वॉज की तरफ से, और बहुत ही बड़ी डिटेल की ऑटो हाई टावर को किसी ने कैद कर लिया है और कौन है ये मालूम नहीं है। वैसे एलिसेंट ने ट्राई किया था उसे कांटेक्ट करने का, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया, इसीलिए सब कंफ्यूज थे। हालांकि मेरे पास एक थियरी है कि उसे किसने अरेस्ट किया है। जब उसे हैंड से निकाल दिया गया, वो एलिसेंट को बताता है कि वो जाएगा हाई गार्डन से डील करने, क्योंकि उन्होंने अब तक किसी को भी सपोर्ट नहीं किया। साउथ में जाने में थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि 2 बड़े हाउसेस उन्हें सपोर्ट नहीं करते।
एक था हाउस टाली जो अपने ओथ पर कायम है सपोर्टिंग रेनेरा, और दूसरा था हाउस बीसबेरी। ये तो ऑफ कोर्स कभी भी ग्रीन्स को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि लॉर्ड बीसबेरी को मार दिया गया जब किंग वसेरियस की डेथ हुई थी। तो मैं श्योर हूं इन दो हाउसेस में से एक ने ही अरेस्ट किया होगा इस चमन को। एलिसेंट यहाँ सनसेट एंजॉय करती है और एगॉन फीट फकर लैरिस के साथ निकल लेता है किंग्स लैंडिंग में से। इसी के साथ एक्चुअली सीजन 2 एपिसोड 8 का अंत आता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। अगर आपने मेरे बनाए दूसरे गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज से जुड़े वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हम मिलते रहेंगे चैनल पर। तो सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।